अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्याज़ के हवाले से साइकोसिस म्याज़। इससे पहले मैंने आपको सोरा के हवाले से और सोरा की मैनिफेस्टेशंस के हवाले से बताया था। आज जो हमारा म्याज़ है वो साइकोसिस है, एक जिनसी अफूनत है। इसको सुजाकी जहर भी कहा जाता है। इस पर बात करने से पहले मैं एक बात बड़ी क्लियरली कहना चाहूँगी, वाज़िया करना चाहूँगी कि जिस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि सुजाक और साइकोसिस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सुजाक एक मर्ज है जो बुरे अफ़ाल का नतीजा है, और साइकोसिस जो है वो एक म्याज़ है जो सुजाक को दबाने की वजह से, अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, जब हम सुजाक को मादी खुराकों के ज़रिए बड़ी मिकदार में मादी खुराक जब इस्तेमाल करवाते हैं दवाई की और मर्ज को बार बार सप्रेस करते हैं, तो मर्ज जो है वो मादी हालत से निकलकर गैर मादी हालत में चला जाता है और हमारे पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। सुजाक जो है वो जिनसी बदफेली है, जिनसी बदकारी है, जिसकी वजह से जेनिटल ऑर्गन जो है मुतासिर होते हैं, पेशाब की नाली मुतासिर होती है, और मुख्तलिफ जो बलगमी झिल्लियाँ हैं जो कि इस मर्ज की वजह से मुतासिर होती हैं, उनके इमराज हमारे सामने आते हैं। मैं इस वक्त सुजाक के ऊपर बात नहीं करूंगी क्योंकि गनोरिया के ऊपर मैं पहले ही बड़ा डिटेल लेक्चर दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सुजाक का जिक्र इसलिए किया कि आप लोग सुजाक को और साइकोसिस को मिक्स ना कर दें। सुजाक मादी मर्ज है और मादा कहते हैं ऐसी चीज जो हुजम रखती है, जो वजन रखती है, जिसको आप देख सकते हैं, और गैर मादी चीज वो होती है जो नजर नहीं आती है, जिसका वजन नहीं होता, जो हुजम नहीं रखती। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल मिसाल दूं, बीइंग अ मुसलमान अगर मैं एक मिसाल दूं, तो हमारी रूह जो है वो गैर मादी हालत में है, हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर हमारे जिस्म से निकल जाए तो हमारा जिस्म जो है वो बेजान हो जाता है। अगर मैं हनीमन की जुबान में बात करूं तो हनीमन ने वाइटल फोर्स को गैर मादी कहा कि वाइटल फोर्स जो है हमारा एक गैर मादी, एक गैर मरई कुव्वत है जिसने हमारी बॉडी को अपने एक तरह से होल्ड में लिए हुए है। अगर वो बीमार होती है तो हम बीमार होते हैं, वो सेहतमंद होती है तो हम सेहतमंद होते हैं। तो मादा और गैर मादा में फर्क कीजिए। गोनोरिया जो है एक मर्ज है, साइकोसिस जो है एक म्याज़्म है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं साइकोसिस म्याज़्म की। तो हानीमन की थ्योरी के मुताबिक जब सुजाक को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो मादा से गैर मादी शक्ल इख्तियार करता है और हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के हर उज़्व के अंदर जो है वो सरायत कर जाता है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में जो ये कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, ये विरासत में पाया जाता है। जब आप इस चीज को समझ लेंगे ना कि म्याज़्म क्या है, विरासत में पाया जाना क्या है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक आके पेशेंट बैठा है, वो आपको बता रहा है अपनी इलामात, और आपका जहन अपने इल्म के मुताबिक चल रहा है और आपको समझ आ जाती है कि ये जो पेशेंट मेरे सामने बैठा है ये साइकोसिस म्याज़्म का है। अब अगर आपने साइकोसिस और सुजाक में फर्क नहीं किया तो आपके ज़हन में जो पहली बात आएगी वो ये आएगी कि यकीनन ये शख्स या ये खातून जो है बदकार है, बदकारी करते हैं ये लोग, और इस वजह से इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं। हालांकि बीइंग ए डॉक्टर हमारा काम पेशेंट के मर्ज के साथ है, पेशेंट के अफाल के साथ नहीं है। पेशेंट क्या करके आया है हमारे पास, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अपने पेशेंट को देखना है, उसकी केस टेकिंग करनी है, उसकी इलामात के मुताबिक हमने उसको दवाई देनी है और उसको उन बातों से रोकना है, बचने की तलकीन करनी है जो उसके मर्ज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके सामने पेशेंट आके, जिस तरह मैंने कहा कि साइकोसिस म्याज़्म की मैनिफेस्टेशन जाहिर कर रहा है, और आपके जहन में ये बात आ गई कि ये बदकार है, ये बदकारी करता रहा है, या ये औरत जो है ये सही नहीं है, ये बदफेली करती है, ये बाजारी मर्दों के साथ मिलती है, ये बाजारी औरत है, इसका कोई करैक्टर नहीं है, तो आपके जहन में पेशेंट का एक नेगेटिव जो है इमेज बन जाएगा। तो
आपने अपने जहन में एक नेगेटिव इमेज नहीं बनाना है। और दूसरी बात, अगर आप खुद डॉक्टर हैं और इस बात में फर्क करना नहीं सीखते, तो आपकी अपनी बीवी या अगर आप खातून हैं और आपका अपना मर्द किसी ऐसे मर्द में मुब्तला होता है जो साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन है, तो आप शक में मुब्तला हो जाएंगे, आप शक में पड़ जाएंगे। आप तसव्वुर करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो सही करैक्टर की नहीं है। बीवी शक करेगी कि मैंने तो पढ़ा था कि ये अफूनत जो है, ये जिनसी अफूनत है, ये सुदाकी जहर है, ये बदकारी के नतीजे में आता है, ये बाजारी मर्दों में आता है, ये बाजारी काम करने वालों में आता है। तो लिहाजा जो एक रिलेशन है ना मियाँ बीवी का, बहन भाई का, माँ बाप का, वो खराब होकर रह जाता है। तो सबसे पहले तो आप सुजाक में और साइकोसिस में फर्क करना सीखें। सुजाक एक मर्ज है, साइकोसिस एक मियाज़ है। सुजाक वो मर्ज है जो बदफेली से आता है, जो बदकारी से आता है, और साइकोसिस वो एक मियाज़ है जो सुजाक के दब जाने की वजह से जब वो गैर मादी सूरत में चला जाता है तो फिर वो हमारे जिस्म के अंदर सरायत करता है और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। यहाँ एक और बात को मैं इसी बात को आगे मैं वाज़ेह करने लगी हूँ। आप देखिए कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो मियाज़्म के साथ पैदा होते हैं, साइकोसिस मियाज़्म के साथ पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पैदा होने वाला बच्चा जो है, अगर माँ गोनोरिया का शिकार है या माँ को HIV है या कुछ इस तरह के मसाइल हैं, और जब वो पास करता है वजाइना में से, वजाइनल ट्रैक में से पास करता है, तो उसकी आंखें जो है वो गीद से भरी हुई होती हैं, अशुबे चश्म का वो शिकार हो जाता है। अब वो अशुबे चश्म जो उसको आया है वो तो माँ के ट्रैक में से गुजरते हुए आया है, और फर्ज कीजिए अगर वो माँ के ट्रैक में नहीं भी ये है, मैं आपके गोनोरिया का कोई असर है, लेकिन वो साइकोटिक मियाज़्म की है और बच्चा जो है अशुबे चश्म में मुब्तला होता है। ये छोटा बच्चा जो है जिसकी उम्र छोटी है, वो 2 साल का या 4 साल का है, वो दमा का मरीज है, और दमा याद रखिए साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन है। तो आप मुझे बताइए वो छोटा शीरखार बच्चा, वो छोटी बच्ची या वो लड़का, वो किस हद तक बदफेली में मुब्तला हुए, उन्होंने कौन सी बदकारी की, उनके ख्यालात ने उन्हें कहाँ कहाँ बहकाया। इतनी उम्र का बच्चा जो है, 7-8 साल का बच्चा, आम तौर पर सेक्स के हवाले से कुछ नहीं जानता है। और ये बात मैं बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में मैंने आपको कहा था, गोनोरिया पर आते हुए भी मैंने आपको ये बात कही थी कि ये सेक्सुअल डिजीजेज हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, इनका सोरा से यानी आपकी सोच से कोई ताल्लुक नहीं है। तो छोटा बच्चा जो साइकोसिस में मुब्तला है, जिसमें दमा का मर्ज आ रहा है, तो वो बच्चा तो नस्लन वरासतन ये मर्ज लेके आया है, वो अपने बाप से लेके आया है, वो बाप के बाप से लेके आया है, वो अपने जद्दे अमजद से ये मर्ज लेके आया है, किसी को नहीं पता है। लिहाजा जब आपके सामने आपका पेशेंट आता है, चाहे वो खातून है, चाहे मर्द है, चाहे वो बच्चा है, तो वहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये साइकोसिस मियाज़्म है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो एक बहुत वसी रेंज में आती है। बताते खुद हमारे सामने जो बंदा बैठा है वो ना बदकार है, ना बदकारी का मर्तकब हुआ है। और जिस तरह मैंने कहा कि फर्ज कीजिए वो है भी, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात को मैंने वाज़ेह या वजाहत इसलिए की है कि आपको पता होना चाहिए कि बीइंग ए हस्बैंड या बीइंग ए वाइफ, आपने अपनी बीवी के ऊपर या अपने मर्द के ऊपर शक नहीं करना, उसके करैक्टर के ऊपर शक नहीं करना, आपने अपनी घरेलू जिंदगी खराब नहीं करनी। ये जो साइकोसिस के मर्द होते हैं ना, आप जब इनको दूर से जाते हुए देखना तो इनके टिंड सर के पीछे ना इनको आपको टिंड नजर आएगी। और आमतौर पर हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि जी जिसके सर में वो गोल पैच बन रहा है ना, पीछे से नजर आ रहा है, ये बंदा अमीर हो रहा है। हालांकि ये साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन होता है। साइकोसिस का जो पेशेंट है उसके बाल यहाँ पीछे से उड़ते हैं और एक गोल सा दायरा बन जाता है जिसको लोग अमारत से तशबीह देते हैं। सोरा में मैंने आपको बताया था कि बाल आगे से उड़ते हैं। अब हर वो बंदा जिसके पीछे से आपको वो टिन नजर आ रही है, गंज नजर आ रहा है, आप उसको देख के अगर यही सोचें कि यार ये साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन है, लिहाजा लाजमी ये बदकारी करता है या बदकारी में मुब्तला है या इसकी बदारी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं या ये इसके दूसरे कोई रिलेशन है, गलत किस्म के इसने रिलेशन कायम कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो करैक्टर वाइज ऐसा ही हो, लेकिन आपने फर्क करना है। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए इंसान, आपको पता होना चाहिए कि साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन जो है बजाते खुद उस शख्स के करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये मियाज़्म है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है और आपसे आपकी औलाद को भी आगे मुंतकिल हो सकता है।
آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ میازم آپ کی اولاد کے آگے منتقل نہ ہو تو اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھیے, پاکیزہ زندگی بسر کیجیے. آپ جتنی پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اتنے آپ کے بچے میں آپ کی پاکیزگی جو ہے وہ منتقل ہوگی. میں یہ کوئی یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی رول ہے کہ آپ اگر برے ہیں تو آپ کا بچہ بھی برا ہوگا, آپ نیک ہیں تو آپ کا بچہ بھی نیک ہوگا. یہ قدرت کے کام ہے, یہ اللہ پاک کے کام ہے کہ اللہ پاک نیکوں کے گھر میں بد پیدا کرتے ہیں اور بدوں کے گھر میں ولی پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے. لیکن پھر بھی میں ایک دنیاوی طور پر ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ جتنے کریکٹر کے مضبوط ہوں گے, آپ کی اتنی ہی اچھی عادتیں, اتنی ہی اچھی خصلتیں آپ کی اولاد میں منتقل ہوں گی. آپ ماں ہیں تو آپ کی عادتیں, آپ کا مزاج جو ہے آپ کے بچوں میں منتقل ہوگا. آپ باپ ہیں, آپ نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر ویسی ہی زندگی گزارے گا. آج اگر آپ مثال کے طور پر رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں یا 3 بجے گھر آتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو روکنے کے قابل نہیں کہ وہ رات 1 بجے کہاں سے آ رہا ہے. آپ کو اگر رول ماڈل بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو خود 9 بجے تک گھر ہونا چاہیے, تاکہ اگر آپ کا جوان بچہ رات کو آئے تو آپ اس سے پوچھ سکیں بھائی تم اتنی دیر کہاں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائیکوسس ایک میازم ہے, اور میازم جو ہے نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں, اور اس کی مینیفیسٹیشن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ہے. اور وہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے یا جب پیشنٹ اپنی ہسٹری دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس میازم سے تعلق رکھتا ہے. پھر ہم نے اس میازم کے مطابق جو ہے اپنے پیشنٹ کا علاج کرنا ہوتا ہے. تو سائیکوسس اور سفلس 2 ایسے میازم ہیں جو کہ صرف برا کام کرنے سے سامنے آتے ہیں. لیکن یہاں پھر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ برا کام کرنے سے یعنی آپ کے بد افعال جو ہیں وہ ان کو آگے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں کہ آپ بدفعلی میں مبتلا ہوئے, اور آپ مختلف امراض میں جب مبتلا ہوئے اور ان امراض کا علاج کرتے کرتے آپ کا مرض دب کر ایک میازم کی شکل اختیار کر گیا. تو سائیکوسس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو مین چیز بتانی تھی وہ یہی بتانی تھی کہ سائیکوسس جو ہے یہ ایک میازم ہے. اس کو آپ نے گنوریا سے ڈفرنٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے سوزاک سے الگ سمجھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کی مینیفیسٹیشن کے ساتھ تو آپ نے اینٹی سائیکوسس میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے. ہمارے پاس ایک وسیع رینج ہے اینٹی سائیکوسس میڈیسن کے حوالے سے جو ہم استعمال کرواتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ تھیوری ہانی من کی ہے, یہ میازم کا تصور ہومیوپیتھی میں پایا جاتا ہے. ہانی من نے اس کو متعارف کروایا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ایلوپیتھی میں میازم کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے, یا طب والے میازم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ گنوریا جو ہے وہ اس کا علاج ہومیوپیتھی میں بھی ہے, اس کا علاج جو ہے وہ طب میں بھی کیا جاتا ہے, اور اس کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. لیکن میازم جو ہے یہ ہماری ہومیوپیتھی میں پایا جاتا ہے. جب ہمارا شفا کا عمل رک جاتا ہے, جب ہم اپنی بہترین منتخب کردہ ادویات کے ساتھ مریض کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ہانی من کے مطابق کوئی ایک ایسی رکاوٹ ہے, کوئی ایک ایسا زہر ہے جو مریض کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہا, جس کو اس نے میازم کا نام دیا, اور جس کی اس نے 3 حصے بتائے. ایک اس نے سورا بتایا, ایک اس نے سائیکوسس بتایا, اور ایک اس نے سفلس بتایا. تو سورا کی مینیفیسٹیشن تو میں آپ کو بتا چکی ہوں. آج ہمارے میازم کے حوالے سے یہ تیسرا لیکچر ہے جس میں نے آپ کو سائیکوسس کے حوالے سے بتانا ہے. آج میں اس کی مینیفیسٹیشن تو آپ کو نہیں بتاؤں گی, اس لیے کہ مینیفیسٹیشن میں لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا, پھر اس کو سمیٹنا, پھر اس کو ایڈٹ کرنا اور اپلوڈ کرنا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو آج میں نے آپ کو سائیکوسس کے حوالے سے صرف یہی چیز بتانی تھی کہ سائیکوسس ایک میازم ہے, اس کو سوزاک سے الگ کیجئے, اس کو سوزاک نہ سمجھیے, اور اس کو ایک میازم کے طور پر ٹریٹ کیجئے. سائیکوسس کی مینیفیسٹیشن میں آپ کو بچے بھی ملیں گے, آپ کو عورتیں بھی ملیں گی, آپ کو لڑکیاں بھی ملیں گی, آپ کو بڑی عمر کی خواتین بھی ملیں گی, آپ کو مرد بھی ملیں گے, ہر ایج کے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ دیکھنے میں بہت ایجڈ محسوس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی میازم کام کر رہا ہوتا ہے. تو سورا جو ہے وہ ہماری بیڈ تھنکنگ ہے, اور سائیکوسس جو ہے یہ ہمارے برے اعمال اور ہمارے برے افعال کا نتیجہ ہے جو
मैं ये नहीं कहती कि हमने बजाते खुद अंजाम दिए हैं, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, वरासत में आता है, ये हमारे जद्द अमजद से भी चल सकता है, ये हमारे दादा से भी हमें मुंतकिल हो सकता है, लेकिन ये म्यान जो है ये नस्ल दर नस्ल चलता है। और इस म्यान की वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे सिस्टम हैं जो इसके दायरे में आते हैं। खास तौर पर हमारी जितनी जिनसी हमारे इमराज आते हैं, जिनसी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी साइकोसिस और सिफिलिस से ताल्लुक रखती हैं। या वो साइकोसिस की वजह से आ रही होती हैं या वो सिफिलिस की वजह से आ रही होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं इसके हवाले से लेक्चर तैयार करूंगी उसमें मैं आपको साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन के हवाले से ब्रीफ करूंगी कि हम कैसे पहचानते हैं जब हमारा पेशेंट हमारे सामने आता है, हमें किस तरह पता चलता है कि हमारा पेशेंट जो है वो साइकोसिस में आज़म का है, हमारा पेशेंट जो है वो सिफिलिस में आज़म का है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि सामने बैठे हुए पेशेंट को आपने इस अंदाज में नहीं लेना कि मेरे सामने बुराई का, बदी का एक मुजस्मा बैठा है और मैंने इसका इलाज करना है। आपका मरीज कातिल है, आपका मरीज जवारी है, आपका मरीज जानी है, शराबी है, कुछ भी करके आ रहा है, आपके पास वो सिर्फ एक पेशेंट के तौर पर आ रहा है। और बीइंग ए डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करना आपकी पहली तरजीह है। ना उसके हवाले से कोई हक़ा जहन में लेके आइए, ना कोई बुरी सोच अपने जहन में लेके आइए, ना उसके हवाले से या अपने तर्ज अमल से उस पर ये जाहिर कीजिए कि आप उसके हवाले से बहुत कुछ जान गए हैं, बशर्ते कि वो उस मर्द के साथ ही क्यों ना आपके पास आ रहा हो जो खास तौर पर साइकोसिस की मैनिफेस्टेशन है। आप देखिए साइकोसिस की एक मैनिफेस्टेशन जो है वो मौके निकलना है, और ये मौके कहीं पे भी हो सकते हैं। ये आपके डेंटल ऑर्गन के ऊपर हो सकते हैं, ये आपके चेहरे के ऊपर हो सकते हैं, ये आपके सर में पाए जा सकते हैं, ये आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। अब जब आपने मौके को देख लिया तो आपको फौरन पता चल गया कि ये साइकोटिक पेशेंट है, लेकिन आपने उसको मियाज़ के तौर पर लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि यकीनन इसने कोई ऐसे काम किए होंगे जिसके नतीजे में इसके चेहरे के ऊपर मौके आ गए। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसी ऐसी ख़वातीन देखी हैं, ऐसे ऐसे मर्द देखे हैं जिनके चेहरे के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर मौका ना हो। उनका चेहरा, उनके सर, मर्दों में, ये मैं मर्द की बात कर रही हूँ, औरतों को भी मैंने देखा है, सर पे कोई बाल नहीं है और पूरी सर की खोपड़ी जो है मौकों से भरी हुई है, मौके लटक रहे हैं, उनके पूरे चेहरे के ऊपर मौके हैं, उनके पूरे हाथों के ऊपर मौके हैं। तो देखिए ये परवरदिगार की कुदरत है, वो जिसको जिस चाहे हाल में रखे। उसको देखकर आपको एक इंसान होने की हैसियत से थोड़ी सी कराहियत आ सकती है, लेकिन जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो कराहियत दूर हो जाएगी। अगर वो शख्स अपने घर में रहता है तो उसके बच्चे उसको बिल्कुल वैसे ही प्यार करते होंगे, उसकी माँ उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करती होगी जैसे हम और आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं जिनमें ये मौकों की मैनिफेस्टेशन नहीं आई है। तो जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ रिलेशन कायम करते हैं, तो उसकी जिस्मानी जो साख्त है, उसकी जो बदसूरती है या उसके जो जख्म है, वो आपको मैटर नहीं करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को देख के जहां आपको 100% पता चल रहा है कि ये साइकोटिक की मैनिफेस्टेशन है, वहां पे भी आपके जहन में इस तरह का ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये बदकारी की वजह से है। ये मियाज़ है, विरासत में चला है, बाप दादा से उस तक पहुंचा है, इसमें उसका रोल हो सकता है उसने जवानी में कुछ ऐसा किया होगा। हमें कोई इससे लेना देना नहीं कि उसने अपनी जवानी में क्या किया या वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहा है। उसको एक पेशेंट की नज़र से देखिए, एक पेशेंट की नज़र से उसको ट्रीट कीजिए। शिफा देना अल्लाह का काम है। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रही हूँ कि हमने अपने पेशेंट के म्याज़ की पहचान किस तरह करनी है। हमने अपने पेशेंट की म्याज़ की मैनिफेस्टेशंस देकर उससे नफरत नहीं करनी है, हमने उसको एक पेशेंट के तौर पर डील करना है। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि आप एक दफा उसके साथ अगर अपना रिलेशन बना लेते हैं तो यकीन जानिए उसका मोको भरा चेहरा, उसका छालो भरा चेहरा, उसके चेहरे पे बेशक जिस्म पे बेतहाशा जख्म क्यों नहीं बड़े हुए, आपको कभी उनसे कराहियत नहीं आएगी, कभी आप उनसे नफरत का आपको एहसास नहीं होगा और ना ही आप उनसे नफरत कर पाएंगे। बस एक दफा अपने दिल को साफ करना होगा और अपने जहन में ये बात बिठानी होगी कि ये मेरा पेशेंट है और अल्लाह की तरफ से इस आजमाइश में किसी ना किसी वजह से तंगी में आ गया है और मैंने इसका इलाज करना है।
تو یہ جتنی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں یہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے دی ہیں کہ سائیکوسس میازم ہے، نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، اس کی مینیفیسٹیشن والا ضروری نہیں کہ بذات خود کسی بدکاری میں، کسی بدفعلی میں مبتلا رہا ہو۔ تو جب آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں گے تو اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کی مینیفیسٹیشنز کے حوالے سے بتاؤں گی کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کن مینیفیسٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں۔ شکریہ۔